तो जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग नाभिक वाले चैप्टर को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतने खास इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूरी चैलेंज करता हूं मैं कि पक्का आएगा। दोस्तों बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और वीडियो की सबसे खास बात क्या है आपको पता ही होगा कि बिना रटाए हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, ताकि बिना रटे बिल्कुल आसान तरीके से आप चीजों को समझ सको और सीख सको और अच्छे से तैयारी कर सको। ठीक है, एक बात जरूर कहूंगा कि इस वीडियो में जितनी भी चीजें बताऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस इतना आप याद रख लीजिए दिमाग में। ठीक है, तो बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने क्या आ रहा है, कह रहा है नाभिक की द्रव्यमान संख्या से आप क्या समझते हैं या फिर क्या तात्पर्य है, यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है। तो यहां पे जो परिभाषा दिया है वो गया भाड़ में। पहले हम अच्छे से चीजों को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद परिभाषा की तरफ चलेंगे ताकि आपको अच्छे से फील हो सके, रटना न पड़े। तो आप जैसे मान लो एक हमारे पास कोई तत्व है एक्स नाम का, या फिर परमाणु भी कह सकते हैं इसको। एक्स नाम का कोई परमाणु है हमारे पास। अब मान लो कोई भी परमाणु होता है तो परमाणु में क्या होता है आपको पता है, बीच में नाभिक होता है। नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और चारों तरफ क्या घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। क्लियर है, इतनी बात तो आपको क्लियर है। मान लेते हैं हमारे पास जो परमाणु है उसके नाभिक के अंदर मान लेते हैं 10 ठो प्रोटॉन है। कितना, 10 ठो प्रोटॉन है, और मान लेते हैं 5 ठो न्यूट्रॉन है। थोड़ी देर के लिए समझिए, ठीक है। 10 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन है, ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे 10 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन है, सुन रहे हैं मेरी बात को, बहुत बढ़िया। और चारों तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। ध्यान से समझते जाइए। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कितना भी होगा, 10 20 30 चाहे जो भी है, ठीक है। तो नाभिक के अंदर कौन कौन होता है पहले बताइए। नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन, नाभिक के अंदर जो P+ प्रोटॉन होता है, और जो न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है, ठीक है। जो न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन, इन दोनों को ही, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को ही न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूक्लियॉन, याद रखिए, ठीक है। इन्हीं दोनों को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला करके एक साथ बात की जाए, दोनों की अगर बात की जाए तो एक किस जगह पे है, नाभिक के अंदर है। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोनों, उनको हम एक नाम से पुकार सकते हैं, वो क्या है, न्यूक्लियॉन है। क्या है बच्चा, न्यूक्लियॉन, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब आप ध्यान से समझो, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, कोई ना कोई वजन होगा, ठीक है। उसी तरह न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का भी कोई ना कोई वजन होगा, द्रव्यमान होगा। तो नाभिक के अंदर दो लोग हैं, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो नाभिक के अंदर जितने भी प्रोटॉन है और जितने भी न्यूट्रॉन है, टोटल के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए, टोटल के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए, यानी किसके द्रव्यमान को, दोनों के द्रव्यमान को। तो दोनों के द्रव्यमान को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान को जोड़ दिया गया। न्यूक्लियॉन का मतलब तो दोनों यही हो गया ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाता है, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है उसे ही नाभिकीय द्रव्यमान कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, नाभिकीय द्रव्यमान। वही चीज यहां लिखा है, देखिए, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। समझ आई मेरी बातें। न्यूक्लियॉनों की, द्रव्यमानों की जो संख्या होती है उसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 10 प्रोटॉन है 5 न्यूट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 10 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन है। तो इन्हीं की द्रव्यमान संख्या को जब जोड़ दिया जाए, इन दोनों के द्रव्यमान संख्या को जब जोड़ दिया जाए तो उसे ही क्या कहा जाता है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या। अब बताइए, क्लियर हुआ। दिमाग से उतरेगा आप कभी, नशे की तरह चढ़ गया होगा, नहीं उतरेगा मेरे भाई, ठीक है। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है, याद रहेगा ना, कि नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नाभिक में उपस्थित जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनकी जो संख्या होती है, उनकी संख्या का जो योगफल होता है, उनकी संख्या का जो योगफल होता है उसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। फिर कह रहा है यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न है। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। प्रोटॉनों की संख्या, जैसे यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 10 ठो है, तो इसकी परमाणु क्रमांक कितनी होगी, 10 हो गई। मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कार्बन ले लिया, तो कार्बन में क्या होता है, कार्बन में क्या होता है, 6 प्रोटॉन होता है, तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। सोडियम ले लीजिए, सोडियम 11वें नंबर पे होता है, इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 11 ठो है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 11 हो गया। परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। अब बताइए प्रश्न का जवाब क्लियर हुआ या नहीं, मजा आया ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या समझते। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आपको भी पता होगा कि नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या समझते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो आप ध्यान से समझो, फिर परिभाषा की तरफ चलते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया कि जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन होता है, यही होता है ना। ये नाभिक के अंदर क्या होता है, बंधे रहते हैं, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, बंधे रहते हैं, यानी एक जगह पे इकट्ठा हुए रहते हैं, ठीक है। तो एक जगह पे जब ये इकट्ठा हुए हैं तो इनको तोड़ने के लिए बाहर से हमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। बाहर से क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। तो इनको तोड़ने के लिए बाहर से क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करने के लिए बाहर से जो ऊर्जा दी जाती है उसे ही उसकी बंधन ऊर्जा कहलाती है। नाभिक की क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, मान लीजिए इसको तोड़ने के लिए 20 जूल की ऊर्जा दी गई और यहां पे एक और परमाणु है, इसे तोड़ने के लिए 50 जूल की ऊर्जा दी गई, ठीक है। तो बताइए किसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है 50 जूल की, यानी इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देना पड़ रहा है। जिसको जितना ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा उसकी बंधन ऊर्जा उतनी ही ज्यादा अधिक होगी। अब एक और बात बताता हूं, इसको तोड़ने के लिए अगर ज्यादा ऊर्जा देना पड़ रहा है इसका मतलब है कि ये बहुत ही मजबूती से बंधा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे मैं ऐसे हाथ करके बांध दिया हूं, ठीक है। अब इसे तुम्हें छुड़ाना है तो छुड़ाने के लिए क्या करोगे, बल लगाओगे, दम लगाओगे। तो अगर नॉर्मल से दम लगा करके इसे छुड़ा दो तो यही ना कहोगे कि अरे ये बड़ा कमजोर बंधा था, और अगर इसे छुड़ाने के लिए बहुत ज्यादा दम लगाओगे तो क्या कहोगे कि बहुत मजबूती से बंधा था। तो उसी तरह जितना ज्यादा बाहर से ऊर्जा लगाओगे, इसको तोड़ने के लिए बाहर से जितना ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा उससे यह साबित होता है कि ये उतना ही ज्यादा मजबूती से बंधा है। अगर बहुत ही कम ऊर्जा में अगर ये टूट जा रहा है तो ये मजबूती से बंधा नहीं है। अगर ज्यादा ऊर्जा लग रहा है तो इसका मतलब बहुत ही मजबूती से बंधा है, यानी अस्थाई है। अस्थाई का मतलब समझ रहे हो ना, अस्थाई का मतलब क्लियर हो रहा है ना, वही चीज यहाँ लिखा है। देखिए, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियॉन, अब न्यूक्लियॉन का मतलब पता ही है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहा है, न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक अस्थाई होगा। यही बात अभी मैंने बताया ना कि जितना ज्यादा ऊर्जा होगा इससे साबित होगा कि उतना ही मजबूत है, मजबूत यानी उतना ही अस्थाई है। तो जितनी अधिक ऊर्जा बाहर से देनी पड़ेगी उतना ही मस्त, उतना ही अच्छा अस्थाई माना जाएगा। ये समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, अगर कोई पूछेगा तो बता पाओगे ना कि परमाणु के अंदर जो न्यूक्लियॉन होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए जो बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है उसे ही बंधन ऊर्जा कहते हैं। समझ आई मेरी बातें। अगर न्यूक्लियॉन को अलग अलग करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है तो इसका मतलब वहां का जो नाभिक है वो बहुत ज्यादा अस्थाई है। समझ आई मेरी बात है, यहां तक क्लियर हुआ। ये प्रश्न का जवाब क्लियर हुआ या नहीं, पक्की बात मानो, दिमाग में चला गया ना, अच्छे से याद रहेगा कि नहीं, भूलोगे नहीं ना, पक्की बात, भूलोगे नहीं ना, चलो बहुत अच्छी बात। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है ये प्रश्न तुम मान के चलो कि 2026 में आना है तो आना है। यहां पे देख सकते हो अथवा अथवा करके कितने सारे हैं, इनमें से कोई भी घुमा करके पूछ सकता है, लेकिन जवाब लगभग सबका सेम है। यहां पे देखो एक बार पढ़ लेते हैं प्रश्न। पहले प्रश्न में कह रहा है कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ध्यान से समझो। अगर मान लो मैंने सोडियम ले लिया तो इतने बड़े क्लास में इतना पता ही होगा सोडियम कितने नंबर पे होता है, 11वें नंबर पे, और इसका भार कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना हो, 23। तो इसे बोला जाता है ऊपर वाले को एटॉमिक मास बोलते हैं, हिंदी में परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं, अंग्रेजी में परमाणु क्रमांक बोलते हैं या परमाणु संख्या बोल सकते हैं, अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब आप ध्यान से समझो, यहां सवाल क्या पूछ रहा है कि परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए और इसकी परिभाषा भी दीजिए। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है परमाणु को, तो दो तरह से वर्गीकरण होता है, एक समस्थानिक बनता है और एक संभारिक बनता है। नाम सुना भी होगा, समस्थानिक और संभारिक। तो जब ये प्रश्न पूछेगा तो आप बोलोगे कि ये दो तरह से वर्गीकरण होता है, समस्थानिक के रूप में और संभारिक के रूप में। अभी परिभाषा की तरफ मत जाइए, जो मैं समझा रहा हूं उसे समझिए पहले। या फिर इसी को पलट के ऐसे पूछ दे, नाभिकों का वर्गीकरण कीजिए, नाभिकों का वर्गीकरण। अब यहाँ पे देखिए ऐसे सवाल पूछेगा तो कोई समझ ही नहीं पाए। अगर डायरेक्ट पूछ दिया कि समस्थानिक और संभारिक में अंतर लिखिए, तब तो बड़ा आसानी से कर लोगे। अरे यार कौन नहीं जानता समस्थानिक संभारिक, बड़ा इजी है, कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे होगे, सही बोला कि नहीं मैं। लेकिन अगर इसी को घुमा दिया, कह रहा नाभिकों का वर्गीकरण कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण देते हुए विशेषताएं लिखिए। अब बताइए कैसे इसमें भनक भी नहीं चल रहा है, हल्का सा भनक भी नहीं लग रहा है कि समस्थानिक संभारिक वाला सवाल है। लेकिन
नाभिक का वर्गीकरण करने के लिए पूछेगा तो समस्थानिक और संभारिक के रूप में इसका वर्गीकरण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी कैसे होगा मैं बताऊंगा। या फिर अगर आपको ऐसे डायरेक्ट दे दिया तब तो पहचान जाओगे। समस्थानिक तथा संभारिक का अर्थ एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए। या कभी कभी आपको समस्थानिक संभारिक के साथ साथ सम न्यूट्रॉनिक भी पूछ देता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो समस्थानिक तथा सम न्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं, इनका एक एक उदाहरण दीजिए। समझ आई मेरी बात है? तो इस तरह से काफी सारे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इसका जवाब देखो। सबसे पहले हम समस्थानिक क्या होता है और संभारिक क्या होता है उसको समझते हैं। ये बात तो आपको याद रहेगा ना, परमाणु द्रव्यमान, ठीक ना। द्रव्यमान को भी थोड़ी देर के लिए भार बोल देते हैं, जो कि द्रव्यमान और भार अलग अलग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मान लेते थोड़ी देर के लिए भार, ठीक ना, थोड़ा सा ट्रिक बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। अब आप ध्यान से समझो, अगर कोई पूछे समभारिक क्या होता है, समभारिक किसे कहते हैं, तो बहुत सिंपल है, नाम में ही सब कुछ छुपा है। सम यानी समान, भारिक यानी भार। क्या होता है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार, भारिक यानी भार, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक, क्रमांक यानी नीचे वाला, ऊपर वाला तो समान होता है। संभारिक में क्या होता है, ऊपर वाला समान रहेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है, संभारिक में क्या होता है, परमाणु भार, यानी इसे हम क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हो, ठीक ना। ये क्या होता है, समान होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है बच्चों, भिन्न भिन्न होता है, ठीक ना। परमाणु क्रमांक क्या होता है, भिन्न भिन्न। अब परिभाषा ऑटोमेटिक रेडी हो गया, ठीक। जब दोस्तों उदाहरण देने की बारी आएगी तो आप कार्बन और नाइट्रोजन को ले लीजिएगा। कार्बन 6वें नंबर पे होता है और कार्बन का यहाँ 12 होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कार्बन जिसमें यहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमान 14 भी होता है। और नाइट्रोजन तो पता है 7वें नंबर पे होता है और इसका 14 होता है। देखिए भार समान हो गया कि नहीं, दो अलग अलग तत्व है, अलग अलग परमाणु है, लेकिन उनका भार समान है। दो अलग अलग परमाणु है, लेकिन उनका भार समान है, अब परमाणु क्रमांक अलग अलग है। इसका परिभाषा क्या बनेगा, ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार तो समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, उसे समभारिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। अब समस्थानिक क्या होता है, अब समस्थानिक क्या होता है, ध्यान से समझो। समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक में क्या होता है, ध्यान से समझना, नाम में ही छुपा है। सम यानी समान, स्थानिक का मतलब यहाँ पे, स्थानिक का मतलब परमाणु संख्या से लेना देना है, परमाणु क्रमांक से। किससे, परमाणु क्रमांक से। तो यहां पर परमाणु क्रमांक तो समान होता है, अभी परिभाषा पढ़ के दिखाऊंगा, लेकिन मैंने अभी सीखने की कोशिश करी। परमाणु क्रमांक इसमें सेम होता है, लेकिन परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान लिखना है यहाँ पे। परमाणु भार जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। समझ आई मेरी बातें? तो समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन में आप देखते होगे 1 1 भी लिखा जाता है, एक हाइड्रोजन ऐसा भी आता है जो 1 और 2 लिखा जाता है, एक हाइड्रोजन ऐसा भी आता है जहां 1 और 3 लिखा जाता है। इसे बोला जाता है प्रोटियम, इसे बोला जाता है ड्यूटेरियम, इसे बोला जाता है ट्राइटियम, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन 1 1 है, 1 1 याद रखिएगा, दो आपने सुना होगा, एक भारी जल होता है और एक नॉर्मल जो पानी पीते हो, तो भारी जल में ये वाला इस्तेमाल होता है। समझ आई मेरी बात है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, यहाँ पे अगर आप गौर से देखो नीचे 1 1 1 हर जगह है, यानी परमाणु क्रमांक तो सेम है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। परमाणु क्रमांक तो सेम है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। तो ऐसी परिस्थिति जब आती है जहां पे परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसे कहते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं, समस्थानिक। अब इसकी डेफिनेशन को देखो, एकदम इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है समस्थानिक का मैं परिभाषा पढ़ रहा हूं, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। द्रव्यमान यानी जहां मैं भार बोल रहा था वहां द्रव्यमान लिख देना। समस्थानिक में क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ना, समस्थानिक में क्या लिखा है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार यानी द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है समस्थानिक में कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे चीजों को क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे काफी सारा लिखा है, मैं ये वाला आपको उदाहरण दिया हूं, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? अब आती है बारी संभारिक। संभारिक क्या होता है, संभारिक में क्या होता है कि भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, यानी अलग अलग तत्व होते हैं लेकिन उनका परमाणु भार तो समान होता है। संभारिक में परमाणु भार तो समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। दिख रहा है,
परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। जैसे उदाहरण आपको काफी सारा दिख रहा है, लेकिन आप ए वाला ज्यादातर इस्तेमाल करिएगा, ज्यादातर यही यूज किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं सम न्यूट्रॉनिक। अब नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन समान रहेगा इसमें, सम यानी समान, न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन, यानी दो अलग अलग तत्व रहेंगे लेकिन उनके न्यूट्रॉन समान होंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया, हाइड्रोजन तीसरा वाला यूज किया गया है, हीलियम आपको यूज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या किया जाता है, अगर नहीं मालूम तो जान लीजिए। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप ऊपर वाले से नीचे घटा देना, द्रव्यमान में से क्रमांक घटाया जाता है। 3 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे देख लो 4 में से n निकालने के लिए, यानी न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, ऊपर में से नीचे वाले को घटा दोगे, कितना बचेगा, 2। अब बताओ दोनों में न्यूट्रॉन सेम है कि नहीं, तत्व अलग अलग है। ये हाइड्रोजन है और ये हीलियम है, ये हाइड्रोजन है और ये हीलियम है, तत्व तो अलग अलग है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है। ऐसे भी तत्व बहुत सारे मौजूद हैं प्रकृति में कि तत्व तो अलग अलग है, ये तत्व अलग है, ये तत्व अलग है, लेकिन इसके अंदर भी न्यूट्रॉन है। अब भाई परमाणु है तो परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, तो इसके अंदर भी न्यूट्रॉन है, इसके अंदर भी न्यूट्रॉन है मेरे भाई। यहां पे न्यूट्रॉन की संख्या और यहां पे न्यूट्रॉन की संख्या बराबर दिख रही है, जबकि तत्व अलग अलग है। ऐसी परिस्थिति आएगी तो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। समझ आए मेरी बातें, क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक। और अगर दो अलग अलग तत्व है, दोनों का परमाणु क्रमांक तो बराबर है लेकिन भार अलग अलग है, द्रव्यमान अलग अलग है, तब समस्थानिक कहना। क्या कहना, समस्थानिक कहना। लेकिन परमाणु, और जब परमाणु भार समान हो जाए, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो जाए, तब उस दौरान समभारिक कहना। परमाणु भार समान हो गया, परमाणु द्रव्यमान समान हो गया, परमाणु द्रव्यमान जब समान हो जाता है, द्रव्यमान यानी वजन, तो उस दौरान समभारिक होता है। अब बताओ ईमानदारी से समझ आया, इसको एकदम अच्छे से क्लियर कर लोगे। अब किसी भी तरह क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आराम से जवाब दे दोगे आप, ठीक है। अगर नाभिक का वर्गीकरण करने को बोला तो भी आप आसानी से जवाब दे दोगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर में क्या लिखा हुआ है कि परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, समस्थानिक और संभारिक के रूप में। यही बात मैंने शुरू में बताया था ना, तो आप पहले ही समझे बिना रटने लगोगे तब जाके आपको मुश्किल होगा, तब जाके आपको फिजिक्स कठिन लगेगा, तब जाके आपको ऐसा लगने लगेगा कि अरे यार कुछ तैयारी नहीं हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन अगर उसे समझ के करोगे, फील करके करोगे, तो ऑटोमेटिक सब कुछ आसान लगने लगता है। यहां तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे भैया, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर बताइए। विखंडन का मतलब टूटना और संलयन का मतलब जुड़ना। विखंडन का मतलब टूटना, संलयन का मतलब जुड़ना। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या होता है, ध्यान से समझो। यहां पे कह रहा है यह क्रिया केवल भारी तत्वों के साथ कराई जाती है। याद रखना, यह क्रिया केवल भारी तत्वों के नाभिकों में ही कराई जा सकती है। नाभिकीय विखंडन जो होता है, नाभिकीय विखंडन यानी तोड़ने वाला जो प्रक्रिया है, नाभिक को तोड़ने वाला जो प्रक्रिया है, वो भारी तत्वों में किया जा सकता है। जैसे यूरेनियम, जैसे यूरेनियम, याद है ना आपको, यूरेनियम में सब नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है। याद रखिएगा, यह क्रिया केवल भारी तत्वों में ही कराई जाती है। याद रखना, पॉइंट बाय पॉइंट देखते जाओ। नाभिकीय विखंडन में क्लियर रहा कि यह भारी तत्वों में केवल कराई जाती है, और नाभिकीय संलयन, नाभिक का संलयन, नाभिकों का जुड़ना, जोड़ने वाली प्रक्रिया क्या होती है, यह क्रिया केवल हल्के तत्वों में कराई जाती है। यह क्रिया क्या होती है, केवल हल्के तत्वों में होती है। याद रखना बाबू, ये नाभिकीय संलयन को जोड़ने के लिए बहुत टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि यहाँ लिखा भी होगा कहीं, यहां पे लिखा है उच्च ताप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, ये केवल भारी तत्वों में कराई जाती है और ये केवल हल्के तत्वों में कराई जाती है। अगला क्या है, नाभिकीय विखंडन का कह रहा है यह क्रिया साधारण ताप पर कराई जाती है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाता है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, साधारण टेम्परेचर पे हो जाता है। लेकिन नाभिकीय संलयन जो होता है उसके लिए उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए क्या होता है, उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा, इस क्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। याद रखना, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग उत्पन्न होता है। और यहां पे क्या होता है, इस क्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो लगभग 24 मेगा इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें केवल 24, लगभग 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। यहां तक क्लियर हुआ। अगला कह रहा है कि इस क्रिया में ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता कम होती है, और इसमें इस क्रिया में ऊर्जा परिवर्तन प्रतिशत क्षमता ज्यादा होती है। ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। अगला क्या कह रहा है, इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा, जैसे नाभिकीय रिएक्टर में होता है, ठीक है। लेकिन इस क्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता जैसे हाइड्रोजन बम।
समझ आई मेरी बातें? अब बताओ यहां तक क्लियर हुआ? तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन जब भी पूछा जाएगा तो आराम से आप अच्छे से कर लोगे। क्लियर है ना? याद रहेगा कि भूल जाओगे कि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, यह भारी तत्वों में कराई जाती है और वो हल्के तत्वों में कराई जाती है। इसमें नॉर्मल टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, उसमें बहुत हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगर भूल जाओ संख्या, मान लो संख्या भूल जाओ, तो यहाँ पे इतना बस याद रखना कि इस क्रिया में ऊर्जा जो होता है उच्च ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस क्रिया में ऊर्जा निम्न ऊर्जा उत्पन्न होती है, याद रखना। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिख ही रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करूं तो ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रहा है कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कितने किलोग्राम के बराबर होता है? एक परमाणु द्रव्यमान जो होता है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो होता है, जिसे हम लोग AMU कहते हैं, ए फॉर एटम मास यूनिट होता है अंग्रेजी में, ठीक ना? याद रखिएगा, जिसे हिंदी में परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान मात्रक को शॉर्ट फॉर्म में AMU लिखा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कितने किलोग्राम के बराबर होता है। या तो ऐसे पूछ सकता है या फिर अथवा करके पूछ सकता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक से क्या समझते हैं, इसको किलोग्राम में बदल दीजिए, ठीक है? इस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके चक्कर में मत पड़िए, पहले आप देखिए, समझने की कोशिश करिए। एक परमाणु द्रव्यमान जो होता है, एक AMU जो होता है, वो कितने के बराबर होता है? 1/12 गुणे 1/12 गुणे एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है? याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक MU जो होता है 1/12 गुणे एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो उसके बाद यहाँ तक जब आप लिख लोगे तो इसको सेम उतार देना, ठीक है? अब एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? 12/NA। तो अवोगाद्रो संख्या कितना होता है? Na वो होता है 6.022 भी लिख सकते हो या 023 भी लिख सकते हो, गुणे 10⁻23 होता है, ठीक है? इसे बोला जाता है एक अवोगाद्रो संख्या बोला जाता है। ये 1 मोल के बराबर भी होता है, पता है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/12 फिर 12/N। इस पूरे को हटा क्या लिख सकते हो? 12/N ग्राम लिख सकते हो, ठीक है? अब 12 से 12 कट जाएगा, बचा क्या? 1 और N बचा, तो 1/N हो गया। अब N की जगह पे कितना है वैल्यू? इतना है, तो N हटा करके इतना रख दोगे, ठीक है? अब जैसे इसको ऊपर भेजोगे, ठीक है, याद रखना, जैसे आप इसे 10⁻23 को ऊपर भेजोगे, यहाँ पे कितना है? 1/6.10⁻23 है। अब इसको ऊपर भेजोगे तो कितना हो जाएगा? 1/6.02। अब ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 10⁻23 था तो -23 हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए। अब जैसे ही दोस्तों इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा? 1.66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.66 दिख रहा है, लेकिन इसको भाग देने पर आपका 1.66 नहीं आया होगा, 0.166 आया होगा, ठीक है? तो दशमलव को इधर बढ़ाया गया होगा, इसलिए 10⁻23 जो है वो क्या बन गया होगा? 10⁻−24 बन गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 10⁻−24 बन गया, 1 ग्राम हो गया, ठीक है? ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ का गुणा किया जाता है। तो 10⁻24 में 10⁻³ का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻27 हो जाएगा, 1 किलोग्राम में आ जाएगा। बस इतना ही करना है। तो ये सवाल किसी कीमत पे मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए, ये सवाल इस बार आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। समझ आई मेरी बातें? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है नाभिक की द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है? बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिक की द्रव्यमान क्षति। अब नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या होता है, परिभाषा बाद में देखेंगे, पहले आप फील करो, महसूस करो। जैसे आप देखो, कोई भी परमाणु है, ठीक ना? जैसे आप ध्यान दो, मान लो कोई भी परमाणु है, तो परमाणु के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन होगा। परमाणु के नाभिक के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा कि नहीं? ठीक है, मान लेते हैं इसको हमने जोड़ा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मान लो हमने इसे जोड़ा, तो जोड़ने के बाद इसके द्रव्यमान को, जब इन दोनों के द्रव्यमान को मैंने जोड़ा, तो जोड़ने के बाद मान लेते हैं, सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि 20 आ गया। जोड़ने के बाद कितना आ गया? 20 आ गया। लेकिन रियल में 20 नहीं था, वास्तविक में 20 नहीं है। जोड़ने के बाद भला ही 20 आया, थ्योरेटिकली जोड़ने के बाद भला ही 20 आ रहा है, लेकिन रियल में उतना नहीं होता है, थोड़ा सा कम ही रहता है। वास्तविक जो होता है, वास्तविक द्रव्यमान जो होता है वो इस वाले से जोड़ने, जो आपने जोड़ के लाया, इस वाले से थोड़ा सा कम ही रहता है। अगर ये 20 है तो हो सकता है कितना हो? 19 हो। एक काल्पनिक वैल्यू दे रहा हूं को समझाने के लिए, ठीक है? समझ आ रही मेरी बातें? तो वास्तविक द्रव्यमान 20 है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लो रियल में मेरा वजन 70 किलो है, ठीक है? लेकिन जब मैं तौल रहा हूं तो मेरा आ रहा है 71 किलो। तौलने पे 71 किलो आ रहा है, लेकिन रियल में मेरा वैल्यू कितना है? 70। तो कितना गैपिंग आया ना कुछ? तो कोई पूछेगा कितने का एरर आ रहा है, कितने की कमी आ रही है, तो तुम कहोगे 1 किलो का, क्योंकि मेरा तो वजन रियल में वास्तविक में 70 है, लेकिन दिखा कितना रहा है? 71। तो 71 में से 70 घटाओगे तो 1 ही बचेगा ना। उसी तरह यहाँ पे इसको जोड़ने पे जो वैल्यू आ रहा है, जो जोड़ने पे वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू सही नहीं है, क्योंकि वास्तविक में वैल्यू इसका इतना है। समझ आई मेरी बातें? तो ये जो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आया,
और ये जो वास्तविक मान है इसको घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा उसे ही बोला जाता है द्रव्यमान क्षति कहते हैं। नाभिक की क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब यहां पे आप पढ़ सकते हैं, कह रहा है किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है, याद रखना वास्तविक द्रव्यमान जो होता है, कौन? वास्तविक द्रव्यमान जो होता है वो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग के सदैव कुछ ना कुछ कम होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ आया? तो वही चीज यहां पे कह रहा है कि वास्तविक द्रव्यमान जो होता है न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योगफल से सदैव कुछ कम होता है। ठीक है, और इसी द्रव्यमान में जो अंतर आ रहा है, इस द्रव्यमान के अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ये जो द्रव्यमानों में जो अंतर आ रहा है, डिफरेंसेस, कि वास्तव में कुछ और है और जोड़ने पे कुछ और आ रहा है, तो जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उन्हें ही बोला जा रहा है द्रव्यमान क्षति कहा जा रहा है। तो द्रव्यमान क्षति का एक फार्मूला बन गया, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जब जोड़ रहे हैं तो जो वैल्यू आ रहा है वास्तविक द्रव्यमान से थोड़ा ज्यादा है, तो ज्यादा वाले को पहले रखेंगे और कम वाले को यानी वास्तविक वाले को पीछे रख देंगे। तो घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा उसे बोलेंगे द्रव्यमान क्षति। अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं? आपको काल्पनिक वैल्यू भी देके समझा दिया ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला प्रश्न क्या है, कभी कभी आपको न्यूक्लियन को परिभाषित करने को दे देता है, जो कि मैं कब से बताते आ रहा हूं कि न्यूक्लियन क्या है। नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उन्हीं दोनों को न्यूक्लियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन। यहाँ पे लिखा है ना न्यूक्लियन के बारे में कि परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले जो मूल कण होते हैं, नाभिक में पाए जाने वाले जो मूल कण होते हैं। अब मूल कण कौन होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ घूमता रहता है, वो नाभिक में थोड़ी ना रहता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है उनका जो योगफल होता है उन्हें ही न्यूक्लियन कहा जाता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि न्यूक्लियन को परिभाषित कीजिए तो बड़ी ही आसानी से आप परिभाषित कर सकते हो कि न्यूक्लियन क्या होता है कि परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले मूल कण जो होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का जो योगफल होता है उन्हें ही क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है। समझ आए मेरी बातें? अब दोस्तों 10 सेकंड थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए। यहाँ पे जो आपको फार्मूला दिख रहा है डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे आपको बहुत लोग ऐसे लिखते हुए दिखाई देते हैं mc स्क्वायर। आइंस्टीन का जो फार्मूला बड़ा पॉपुलर होता है, टी शर्ट वगैरह पे भी लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक ना? तो ये है क्या आप जान लीजिए। जब देखिए जब कभी भी अभिक्रिया होती है ना तो द्रव्यमान की क्षति होती है। जब अभिक्रिया हो रहा होता है तो द्रव्यमान की क्षति होती है। क्षति का मतलब नष्ट होता है। तो जब द्रव्यमान की क्षति होती है तो उस दौरान कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस दौरान क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उसी ऊर्जा को बोला जाता है डेल्टा ई। उसी ऊर्जा को बोला जाता है डेल्टा ई। और जो द्रव्यमान क्षति हुई है, क्षति का मतलब नष्ट हुआ है, उसे बोला जाता है डेल्टा एम। और सी के बारे में तो आप जाने रहे हैं, प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ तक क्लियर है? इस पर भी रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए। नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए, ध्यान से समझ। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए, पहले आप समझ लीजिए। देखिए जो नाभिक होता है, ये नाभिक है, नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इन दोनों को इन्हीं दोनों के योगफल को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है। तो इनको बांध के रखने के लिए, बांध के रखने वाला जो बल होता है, इनको परस्पर बांध के जो रखने वाला बल होता है उसे ही बोला जाता है नाभिकीय बल। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियन को परस्पर बांधे रखते हैं उन्हें नाभिकीय बल कहा जाता है। अब बताइए ईमानदारी से इतनी सी बात आपको समझ आई या नहीं? जितनी भी मैंने बात करी, जितनी भी चीजें मैंने सिखाई, वो बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो पाई या नहीं? उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जितना मैंने अभी तक बताया वो सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और जो चैनल को फॉलो कर रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप लोगों का सपोर्ट मेरे को हिम्मत दिलाता है ताकि और ज्यादा मेहनत कर सकूं, इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।